नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। आरबीआई और सेबी ने एफपीआई का एफडीआई के रूप में रिक्लासिफिकेशन करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। बाकू में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन COP29 में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार मानकों पर सहमति बनी। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के सीईओ ने आरसीईपी और सीपीटीपीपी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। रक्षा मंत्री के अनुसार सरकार उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में अडेप्टिव डिफेंस रणनीति तैयार कर रही है। विश्व बैंक ने अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी, डेमोग्राफिक चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज (NCDs) एंड ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। आरबीआई और सेबी ने एफपीआई का एफडीआई के रूप में रिक्लासिफिकेशन करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। वर्तमान विनियमों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआईज किसी भारतीय कंपनी में उसकी कुल पेड अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% तक ही पोर्टफोलियो निवेश के रूप में निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि वह राशि जो कंपनी को शेयरधारकों से शेयरों के बदले में प्राप्त होती है उसे पेड अप इक्विटी पूंजी कहते हैं। इसे पहले एफपीआईज के लिए निर्धारित इस 10% की सीमा को पार करने पर एफपीआईज के पास दो विकल्प होते थे: अधिशेष शेयरों को बेचना या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रूप में रिक्लासिफाई हो जाना। यदि कोई एफपीआई अपने संस्थागत विदेशी निवेश को एफडीआई में रिक्लासिफाई करने का इरादा रखता है तो उसे एफपीआई को कुछ ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का पालन करना होगा। एफपीआई को एफडीआई के रूप में रिक्लासिफाई करने के संबंध में आरबीआई के नए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को देखें तो एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रकों में इस रिक्लासिफिकेशन की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें चिटफंड, गैम्बलिंग आदि शामिल है। विशेष रूप से सीमावर्ती देशों से एफपीआई निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन अनिवार्य है तथा संबंधित भारतीय कंपनी की सहमति भी आवश्यक है। साथ ही निवेश को एफडीआई के नियमों के तहत प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल कैप्स, निवेश सीमा, मूल्य निर्धारण, दिशा निर्देश और अन्य संबंधित शर्तों का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि एफपीआई का रिक्लासिफिकेशन विदेशी मुद्रा प्रबंधन, भुगतान की विधि और गैर ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग विनियमन 2019 द्वारा निर्देशित होगा। अब इस कदम के महत्व को देखें तो इससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एफपीआई को अधिक रणनीतिक निवेश में तब्दील करने में सुगमता प्रदान की जा सकेगी और भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा आदि। अंत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। एफडीआई के जरिए कोई विदेशी निवेशक भारत में किसी निवेशक संस्था या सरकार द्वारा प्रवर्तित किसी कंपनी या परियोजना में हिस्सेदारी प्राप्त करता है। यह आमतौर पर एक दीर्घकालिक निवेश होता है, साथ ही यह ऋण सृजन नहीं करने वाला पूंजी प्रवाह भी होता है। एफडीआई अनुमोदन मार्ग को देखें तो सबसे पहला है स्वचालित मार्ग से अनिवासी या भारतीय कंपनी को सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा विचार किया जाता है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। बाकू में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन COP29 में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार मानकों पर सहमति बनी। ये मानक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के तहत एक केंद्रीकृत कार्बन बाजार का प्रावधान करते हैं। ये पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत वार्ता के समापन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये ऐसे सिद्धांत प्रदान करता है जिसके माध्यम से देश अपने जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्वैच्छिक सहयोग का अनुसरण कर सकते हैं। साथ ही यह देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से अर्जित कार्बन क्रेडिट्स को अन्य देशों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है ताकि उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद की जा सके। इसमें दो उपखंड शामिल हैं, अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4। सबसे पहले अनुच्छेद 6.2 की बात करें तो देश उत्सर्जन में कमी या रोकथाम से अर्जित क्रेडिट्स का द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। व्यापार किए गए क्रेडिट्स को अंतर्राष्ट्रीय रूप से हस्तांतरित शमन परिणाम यानी इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स ITMO कहा जाता है। ITMO को कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य यानी CO2e या किसी अन्य मीट्रिक में मापा जाता है। वहीं अनुच्छेद 6.4 या पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को देखें तो अनुच्छेद 6.4 पर्यवेक्षी निकाय नामक संयुक्त राष्ट्र की इकाई की देखरेख में एक वैश्विक कार्बन बाजार बनाने का प्रयास करता है।
इसके अंतर्गत क्रेडिट को A6.4 ERSS कहा जाता है और इसे कोई देश, कंपनियां या व्यक्ति खरीद सकते हैं। पिछले महीने बाकू में आयोजित अनुच्छेद 6.4 के लिए पर्यवेक्षी निकाय की बैठक में वर्तमान में सहमत मानकों का प्रस्ताव किया गया था। आगे बढ़ते हुए सहमत कार्बन बाजार मानकों का महत्व भी देख लेते हैं। विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। साथ ही सहमत कार्बन बाजार मानकों की सहायता से क्रेडिट व्यापार के बाद निगरानी और दीर्घकालिक बाजार विश्वसनीयता को सुगम बनाया जा सकता है। अंत में कार्बन बाजार या कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कार्बन बाजार या कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण सरकारों और गैर राज्य अभिकर्ताओं को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्रेडिट्स का व्यापार करने में सक्षम बनाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अनुपालन तंत्र, जो सरकारों द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित होता है, और दूसरा है स्वैच्छिक तंत्र, जो स्वतंत्र मानकों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित होता है। भारत में दोनों के लिए ढांचा मौजूद है। अनुपालन यानी परफॉर्म अचीव ट्रेड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट तथा स्वैच्छिक यानी ऑफसेट तंत्र, जिसे स्वच्छ विकास तंत्र भी कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 के दौरान जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर जारी रहने पर वैश्विक औसत तापमान लगभग 6 वर्षों में लगातार 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की 50% संभावना है। संभवतः इस वर्ष पहली बार वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री की सीमा पार कर जाएगा। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कार्बन बजट क्या है। ये CO2 उत्सर्जन की वह मात्रा है जो वैश्विक तापमान को एक निश्चित स्तर तक सीमित रख सकेगी। मौजूदा मामले में पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित रखना है। इसी के साथ अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन आधारित CO2 उत्सर्जन के इस वर्ष 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर को पार करने का अनुमान है। वर्ष 2023 में जीवाश्म ईंधन से वैश्विक CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान चीन का 31%, संयुक्त राज्य अमेरिका 13%, भारत 8% और यूरोपीय संघ 7% का था। ये चार क्षेत्र जीवाश्म ईंधन से 59% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जबकि शेष विश्व 41% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। वनों की कटाई जैसे भूमि उपयोग बदलावों से होने वाले वैश्विक उत्सर्जन में पिछले 10 वर्षों में 20% की कमी दर्ज की गई है। आपको बता दें, वनों की स्थायी कटाई से होने वाले कुल वैश्विक उत्सर्जन के लगभग आधे हिस्से की भरपाई पुनर्वनीकरण और नए वन करते हैं। इसके अलावा भूमि और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सिंक कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा अवशोषित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के बावजूद ये सिंक अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। अंत में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक कार्बन उत्सर्जन और सिंक में बदलाव की निगरानी करना तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के एक प्रमुख उपाय के रूप में कार्य करना है। ये 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए वैश्विक बजट जारी करता है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। नीति आयोग के CEO ने RCEP और CPTPP में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। नीति आयोग के CEO के अनुसार भारत जैसे कुछ देश ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP तथा ट्रांस पैसिफिक भागीदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते जैसे बड़े व्यापार समझौतों के सदस्य नहीं हैं। उपर्युक्त समझौतों के उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना तथा सदस्य देशों में निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए टैरिफ सुविधा तथा पर्यावरण एवं श्रम सुरक्षा मानकों में सुधार किए जाते हैं। RCEP और CPTPP में शामिल होने से भारत को होने वाले लाभों की बात करें तो सबसे पहला है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना। भारत से होने वाले कुल निर्यात में MSMEs की 40% हिस्सेदारी है। दूसरा है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होना। RCEP और CPTPP के सदस्य देशों का दुनिया के 70% व्यापार पर नियंत्रण है। China+1 रणनीति के अवसर का लाभ उठाना भी इसका एक लाभ है। इसमें वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विश्व में चीन पर कम होती निर्भरता का भारत लाभ नहीं उठा पा रहा है। ऐसा इस कारण क्योंकि चीन से बाहर जा रही विनिर्माण गतिविधियां भारत में उच्च प्रशुल्क होने से किसी अन्य देश का रुख कर रही हैं। साथ ही RCEP और CPTPP में शामिल होने के बाद भारत को प्रशुल्कों को कम करना होगा।
साथ ही इससे भारत की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। RCEP और CPTPP आयात को सुविधाजनक बनाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, निजी क्षेत्र के मुनाफे और क्षमता के उपयोग को बढ़ाएंगे आदि। और आखिरी है वाणिज्यिक लाभ। ई-कॉमर्स जैसे नए व्यापार फ्रेमवर्क को विस्तार देने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ अब RCEP और CPTPP में शामिल होने से संबंधित भारत की चिंताएं भी जान लेते हैं। पहली चिंता का विषय है सस्ती वस्तुओं के आयात में वृद्धि। प्रशुल्क कम होने या समाप्त होने से देश में आयात में अधिक वृद्धि हो सकती है। इससे व्यापार घाटा और बढ़ सकता है। साथ ही इससे भारतीय उद्योगों पर प्रभाव भी पड़ता है। भारतीय उद्योगों को श्रम कार्य दशाओं और पर्यावरण संरक्षण पर सख्त मानकों को अपनाना होगा। इससे स्थानीय और कम प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आखिरी है देश में कुछ क्षेत्रकों द्वारा विरोध। औद्योगिक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के भय से RCEP में शामिल होने का भारतीय डेयरी क्षेत्र विरोध कर रहा है। चलिए अब आगे की राह भी समझ लेते हैं। पिछले व्यापार समझौतों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। जटिल वैश्विक आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए डेटा विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। और दूसरा है दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यापार वार्ताओं में शामिल होते समय आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और रणनीतिक स्वायत्तता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अंत में RCEP और CPTPP पर भी चर्चा कर लेते हैं। RCEP के बारे में बात करें तो शुरुआत में आसियान के 10 सदस्य देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम तथा आसियान के 6 मुक्त व्यापार समझौता साझेदार देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। वर्तमान में इसके 15 सदस्य हैं, लेकिन 2019 में भारत इस समझौते से बाहर हो गया था। वहीं CPTPP 11 देशों का मुक्त व्यापार समझौता FTA है। ये 11 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको और न्यूजीलैंड। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। रक्षा मंत्री के अनुसार सरकार उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में अडेप्टिव डिफेंस रणनीति तैयार कर रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया कि युद्ध की पारंपरिक धारणाएं उभरती प्रौद्योगिकियों और विकसित होती रणनीतिक साझेदारियों के चलते नया रूप ले रही हैं। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए अडेप्टिव डिफेंस रणनीति की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अडेप्टिव डिफेंस को समझते हैं। ये एक ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसके तहत किसी देश के सैन्य और रक्षा तंत्र को लगातार उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए विकसित किया जाता है। अडेप्टिव डिफेंस के सिद्धांत की बात करें तो इसमें खतरों का अनुमान लगाने, अनुकूलन करने, नवाचार करने और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्रिय मानसिकता विकसित करना शामिल है। साथ ही अडेप्टिव डिफेंस के लिए कुछ आवश्यक क्षमताएं जैसे कि परिस्थितिजन्य जागरूकता, रणनीतिक और सामरिक स्तरों पर लचीलापन, अनुकूलन, चपलता और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण करना शामिल है। इसके महत्व की बात करें तो इसे सीमाओं की रक्षा के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित करने, सशस्त्र आक्रमण जैसे पारंपरिक और ड्रग्स की तस्करी जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने आदि के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, भविष्य के युद्ध की चालक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली है सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यह नेटवर्क सूचना प्रणालियों पर निर्भर करता है, जहां शत्रु देश से सूचना लाभ प्राप्त करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए साइबर युद्ध। दूसरी है घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली यानी लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स LAWS लॉज। एक बार सक्रिय होने के बाद यह हथियार प्रणाली बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्यों को भेद सकती है। लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को देखें तो यह उपग्रहों पर अंतरिक्ष आधारित हमलों के लिए प्रयुक्त होती है। और आखिरी है सिंथेटिक बायोलॉजी। इसमें अवैध जीन एडिटिंग, साइबर बायोक्राइम, बायोमेलवेयर, बायोहैकिंग जैसे अपराध शामिल हैं। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। विश्व बैंक ने अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी, डेमोग्राफिक चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज NCDs एंड ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जनसांख्यिकी रूपांतरण को मानव पूंजी और आरोग्यता के समक्ष चुनौतियों में से एक के रूप में उजागर किया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि प्रमुख गैर संचारी रोगों यानी NCDs के निवारण से स्वस्थ दीर्घायु को संभव किया जा सकता है। अब जनसांख्यिकी रूपांतरण यानी डेमोग्राफिक
ट्रांसफॉर्मेशन से तात्पर्य है मृत्यु दर, जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न में बदलाव, जो उच्च जन्म दर से कम जन्म दर या उच्च मृत्यु दर से कम मृत्यु दर में तब्दील हो रही है। वहीं स्वस्थ दीर्घायु यानी हेल्दी लॉन्गेविटी का अर्थ है जीवन भर रोकथाम योग्य मृत्यु और दिव्यांगता को कम करते हुए वृद्धावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आरोग्यता को बनाए रखना। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट में गैर संचारी रोगों यानी NDCs के प्रभाव का जिक्र किया गया है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर आदि वैश्विक स्तर पर 70% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान अनुमानों के आधार पर इनके चलते कुल मृत्यु दर 2023 में 61 मिलियन से बढ़कर 2050 तक 92 मिलियन हो जाएगी। भारत से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखें तो बचपन में NDCs की स्थिति की बात की गई है, जिसके कारण शिक्षा पूरी करने के लगभग 1.2 से 4.2 वर्ष की हानि हो जाती है। दूसरा, चिकित्सा पर अधिक आउट ऑफ पॉकेट व्यय। इसमें मुख्य रूप से इलाज हेतु यात्रा पर अधिक खर्च होता है। और आखिरी, जीवन प्रत्याशा। सबसे कम शिक्षित वर्ग में 15 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा सबसे कम होती है, क्योंकि 30 से 69 वर्ष की आयु के बीच गैर संचारी रोगों यानी NCDs से मृत्यु दर अधिक होती है। इस रिपोर्ट में स्वस्थ दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सिफारिशों के बारे में भी बताया गया है। पहली है NCDs के लिए जीवन पर्यंत दृष्टिकोण। इसके तहत NCDs की रोकथाम और प्रबंधन के साथ साथ श्रम बाजार, सामाजिक संरक्षण एवं दीर्घकालिक देखभाल जैसे अन्य नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए। दूसरी है वित्तीय उपायों का लाभ उठाना। इसके लिए लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों जैसे तंबाकू आदि पर कर को बढ़ाना चाहिए। अंत में NCDs के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं। इन रोगों के पीछे तेजी से बढ़ता अनियोजित शहरीकरण, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और बढ़ती जनसंख्या जैसे कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और हृदयाघात की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम NPCDCS गैर संचारी रोगों NCDs की रोकथाम पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे रूसी संघ की, जिसकी राजधानी मॉस्को है। हाल ही में रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC TEC के 25वें सत्र में भाग लिया। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पश्चिम में नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और अजरबैजान से लगती है। इसके दक्षिण में कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया स्थित हैं। लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद ओब्लास्ट से लगती है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में प्रशांत महासागर अवस्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसके प्रमुख पर्वत यूराल और एल्ब्रूस है। इसकी प्रमुख नदियां निपर, वोल्गा, ओब आदि हैं। प्रमुख झीलों में ओनेगा, बैकाल जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आदि शामिल हैं। और इसका जलडमरू मध्य बेरिंग है। यह रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का से अलग करता है। इसके सीमावर्ती समुद्र बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, ओखोटस्क सी, ब्लैक सी आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुबनसिरी नदी पर 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना शीघ्र शुरू होने वाली है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश असम सीमा पर स्थित है। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग थोरियम भंडार को परमाणु ईंधन में बदलने के लिए 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी GeV पार्टिकल एक्सेलरेटर के निर्माण की योजना बना रहा है। नैनो ट्रांसपोर्ट्स का उपयोग करके कोशिकाओं के भीतर दवा पहुंचाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। नैनो ट्रांसपोर्ट सक्रिय यौगिकों को नियंत्रित तरीके से शरीर के भीतर कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल की जगह लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल महिला कर्मियों वाली पहली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
CISF रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत स्थापित केंद्र सरकार का एक सशस्त्र बल है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने समाज में कुटुंब प्रबोधन के महत्व पर बल दिया। कुटुंब प्रबोधन परिवार यानी कुटुंब संबंधी प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट को व्यक्त करता है और ये भारत की संस्कृति का एक मूल सिद्धांत है। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA ने लेखा परीक्षा मानकों में संशोधन की सिफारिश की है ताकि इसे वैश्विक मानक ISA 600 के अनुरूप बनाया जा सके। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में नवीनतम आंकड़े अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 24 जारी किए। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।